गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कर रहे थे, हम थ्योरम तक पहुंच गए थे। गॉस थ्योरम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, या हिंदी में कहते हैं गॉस अपसरण प्रमेय, या सिंपली गॉस प्रमेय। ठीक है ना? तो थोड़ा सा नाम देख लेना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस जरूर आएगा। हमने खूब सारा पढ़ लिया। ये थी हमारी गॉस अपसरण प्रमेय। गॉस की अपसरण प्रमेय, अपसरण को डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय जो कहती है कि आप पृष्ठीय समाकलन को आयतनीय समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पृष्ठीय समाकलन को यानी सरफेस इंटीग्रल को आयतन समाकलन यानी वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो तो फॉर्मूला इसने बताया है कि ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप इस पृष्ठीय समाकलन को इस आयतनीय समाकलन में बदल सकते हैं। यहाँ पे तो जो टर्म है उन पे ध्यान दो। यहाँ देखो ds लिखा हुआ है। ds लिखने का मतलब है कि ये पृष्ठीय समाकलन है। ds होने का अर्थ है ये पृष्ठीय समाकलन है ना? ds है मतलब ये पृष्ठीय है। dv है इसका मतलब ये आयतनीय है, और बीच में बराबर का चिन्ह है जो ये समझाता है कि एक तरफ पृष्ठीय समाकलन है, एक तरफ आयतनीय समाकलन है। एक तरफ पृष्ठीय समाकलन है, एक तरफ आयतनीय समाकलन है, और बीच में बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, आपका पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन में संबंध बना रहा है कि भाई ये पृष्ठीय समाकलन ये आयतनीय समाकलन बराबर है। पृष्ठीय समाकलन बराबर आयतनीय समाकलन। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, डन। अब ये पहला सवाल, एक तो सवाल थ्योरी में जब बनाते हैं ना तो बड़ा सिंपल सा सवाल बना लेते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि 3 प्रमेय है, तीनों प्रमेय के बारे में एक सवाल तो ये बन जाता है कि वो प्रमेय जो है वो किसको किसके साथ रख रही है, किसके किसके साथ संबंध पैदा कर रही है, कौन सा प्रकार का समाकलन कौन से प्रकार के समाकलन के बराबर है। ये थ्योरी का एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन ये आ जाओ, देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन इस पे ये बनेगा। अब है ना, ये देखो ये बनेगा, गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से आप क्या करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गॉस अपसरण प्रमेय, गॉस हो चाहे स्ट्रोक हो चाहे ग्रीन हो, एक सवाल ये एकदम सिंपल टाइप का बनाता है कि भैया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्रमेय करती क्या है, गॉस प्रमेय करती क्या है। तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ गॉस अपसरण प्रमेय क्या करती है, किसकी सहायता से आप करते क्या है। आयतन समाकलन को रेखा समाकलन में सम्मानित करते हैं। सम्मानित करने का मतलब बराबर करते हैं, बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं। सम्मानित शब्द का मतलब होता है बदलना, रूपांतरित करना या उसके बराबर करना, बदलना या बराबर करना। सम्मानित, समान करना, सम्मानित मतलब समान करना। तो गॉस अपसरण प्रमेय क्या करती है, आयतन समाकलन को रेखा समाकलन के बराबर रखती है, रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन के बराबर रखती है, आयतन का पृष्ठ समाकलन में सम्मानित किया जाता है। तो हो गया, ये हो गया एकदम थ्योरी का सवाल। ये एक सवाल बड़ा प्यारा सा सिंपल सा पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी। ये आयतन समाकलन का पृष्ठ समाकलन में सम्मानित किया जा सकता है। आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में या पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में सम्मानित किया जा सकता है। आयतन समाकलन था,
आयतन को पृष्ठ में या पृष्ठ को आयतन में कन्वर्ट किया जाता है। नंबर 1। नंबर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला। आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गॉस अपसरण प्रमेय है। 4 ऑप्शन दे देगा, फॉर्मूले पूछ लेगा कि निम्न में से कौन गॉस अपसरण प्रमेय है। तो आपको हर चीज की डिटेलिंग याद रखनी है, हर छोटे से छोटी बात याद रखनी है, इसे भूल मत जाना ध्यान से। एक तो पृष्ठीय समाकलन हमेशा पृष्ठ पे निकाला जाता है, आयतनीय समाकलन हमेशा आयतन पे निकाला जाता है। तो सीधी बात है, पृष्ठीय समाकलन पृष्ठ पे निकाला जाएगा, तो डीएस जो है वो हमेशा पृष्ठ के ऊपर निकाला जाएगा, एस पे। और जो आपका आयतन है डीवी, वो आपके आयतन के ऊपर निकाला जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय समाकलन पृष्ठ पे आता है, आयतनीय समाकलन आयतन पे आता है, रेखा समाकलन परिसीमा पर आता है। अब बाउंड्री पे निकलेगा वो तो बाउंड्री पे निकलेगा। पृष्ठीय समाकलन क्षेत्रफल पे निकलेगा, आयतनीय समाकलन आयतन पे निकलेगा। तो ये जो कोड है यहाँ पे, इन कोड का जरूर ध्यान रखना। डीएस मतलब पृष्ठीय समाकलन पृष्ठ के ऊपर निकलेगा। एस क्या है? पृष्ठ का नाम है, एस पृष्ठ का नाम है। आयतनीय समाकलन आयतन पे निकलेगा, आयतन वी है। तो ये प्रतीक चिन्ह है, इनका ध्यान रखना है कि डीएस के साथ एस हो, डीवी के साथ वी हो, ठीक है ना। नंबर 2, इसके बाद में यहां पे देखिए एफ डॉट एन कैप, आपका जो फलन है उसका एन कैप के साथ, ये एन कैप क्या है? ये अभिलंब है। आपका जो भी पृष्ठ होगा, मान लो ये आपका पृष्ठ है, कोई ना कोई पृष्ठ दिया गया होगा, तो ये जो भी आपका पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ के ऊपर आपको एक अभिलंब खींचना है, इसी का नाम एन कैप होगा। इस पृष्ठ के ऊपर एक अभिलंब बनाना है, ये रहा पृष्ठ, इस पृष्ठ के ऊपर एक अभिलंब खींचना है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जैसे ये मेरी हथेली जो है ये पृष्ठ है, मेरी हथेली जो है वो पृष्ठ है, अभिलंब ये होगा, ये एन कैप होगा, ठीक है। एफ डॉट एन कैप, डीएस इधर डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस एफ बोल दो या डेल डॉट एफ बोल दो, डेल डॉट एफ। फिर डाइवर्जेंस को डेल डॉट एफ भी कहते हैं, डेल डॉट एफ होगा, ठीक है। चलो बस आ जाओ, अब इस पे एक सवाल और करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूला पूछा जाता है, ये देखो ये रहा फॉर्मूला। एक सवाल इस टाइप का बनता है, मैं आपको सारे सवाल दिखा देता हूँ किस टाइप से इस पे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं अब तक। तो ये दे दिया, फॉर्मूले का एक हिस्सा दे दिया आपको, फॉर्मूले का एक हिस्सा दे दिया, दूसरा आपसे पूछ लिया। और बारीकी का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले कहा बारीकियों का ध्यान रखिएगा, और बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। एफ डॉट एन कैप डीएस, बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। डेल डॉट एफ है, बिल्कुल है। डीवी है, हाँ है। यहाँ पे वी देखना जरूरी है, क्योंकि आयतन समाकलन आयतन पे किया जाता है, वी, इसलिए ये सही है। डेल डॉट एफ डीवी, एफ डॉट एन कैप डीएस बराबर डेल डॉट एफ डीवी। अच्छा, सी गलत क्यों हुआ? सी गलत क्यों हुआ? सी के गलत होने का कारण क्या रहा? ये देखो एस, ये है गलत होने का कारण। ये सही था, डेल डॉट एफ सही था, डीवी भी सही था, सब सही था, लेकिन ये आयतनीय समाकलन कभी भी पृष्ठ पे नहीं लिया जाता। आयतन आयतन से ही निकाला जाएगा, आयतन आयतन से ही निकाला जाएगा, है ना। क्षेत्रफल क्षेत्रफल से ही निकाला जाएगा, वो तो सीधी बात है, उसी से निकलेगा। तो ये गलत हो गया। अच्छा, ए गलत क्यों हुआ? ए इसलिए गलत हुआ कि ए में डाइवर्जेंस है ही नहीं, ये तो कर्ल है, इसलिए ए गलत हुआ। ए कर्ल कर रहा था इसलिए गलत हो गया, ए कर्ल कर रहा था इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ये दूसरे टाइप का सवाल इस पे पूछा जाता है। अब आ जाओ, मैं तीसरे टाइप के सवाल से आपको मिलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तीसरे टाइप का सवाल क्या होता है?
तीसरे, ध्यान से सुनना, दो समझा दिए, दो सवाल क्या बनते हैं, एक सवाल तो थ्योरेटिकल पूछता है और कई बार थ्योरेटिकल ही पूछता है। जब पेपर इजी बनाना होता है मोस्टली उसकी सोच ऐसी होती है कि यार, क्योंकि देखो पेपर बनाने वाले का एक दिमाग में काम करता है कि बच्चों को क्या नहीं पता होगा। तो उन्हें लगता है कि बच्चे जो है ना वो खाली रट के बैठते हैं, रट के बैठते तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि गॉस परमे करती क्या है। ज्यादातर बच्चों ने फॉर्मूला याद किया हुआ है, उन्हें लगता है, सही भी लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने फॉर्मूला याद किया, उन्हें फॉर्मूला पूछोगे तो वो बता देंगे। लेकिन अगर आप ये पूछोगे गॉस अपसरण परमे करती क्या है तो उन्हें नहीं पता होगा। तो वो जानबूझ के इस सवाल को, ये जो थ्योरेटिकल मैंने भी बताया कि गॉस अपसरण परमे की सहायता से आप क्या करते हैं, तो उन्हें ये तो पता है कि फॉर्मूला क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या करते हैं। तो एक वो हो जाता है। तो उसके ऊपर एक बढ़िया सा सवाल जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया वो पूछ लेता है। एक सवाल ये पूछ लेता है कि बच्चे क्या होता है डिटेलिंग में नहीं जाते, डिटेलिंग में नहीं जाते तो यहाँ डीएस आ गया तो वो क्या करेगा, यहाँ याद नहीं रखेगा कि डीएस है तो ठीक है, रट्टा मारा हुआ डीएस 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 डीवी डीएस डीवी, तो वो एक छोटी छोटी बातें भूल जाता है। तो भूल जाता है तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसी बात का था, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया लेकिन फॉर्मूले में हल्के हल्के बारीक बारीक चेंज करके पूछ लिया ताकि फंस जाए, और आराम से फंस भी जाते हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छे तरीके से फंस जाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप नहीं फंस रहे हैं, अदरवाइज अगर सीधा कर रहे होते हैं तो अभी आपको भी पता चल जाता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। और सही में ये बहुत अच्छे सवाल है जो भी मैंने आपको कराया, दोनों ही बहुत अच्छे सवाल है, किलर क्वेश्चन है ये। आज तीसरे क्वेश्चन क्या आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, अब ध्यान से सुना, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि आप ये जो अपसरण परमेय है ये कहती है कि आप चाहो तो पृष्ठीय समाकलन निकाल लो। अगर पृष्ठीय समाकलन निकालने में आपको दुविधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप आयतनीय समाकलन निकाल लो। जो आपके लिए आसान हो वो निकाल लो, जो आपके लिए आसान हो। चाहे ये आसान हो तो ये निकाल लो, क्योंकि बराबर का चिन्ह का मतलब यही है कि दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो फिर ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात तो एक ही है। ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात तो एक ही है। बिल्कुल सही बात है, यही बात है कि दोनों एक ही चीज है, आपको जो मन में आए आप वो निकाल सकते हैं, जो मन में आए। अधिकतर क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन मुश्किल होता है, पृष्ठीय समाकलन मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है पृष्ठीय समाकलन, क्योंकि आयतन के कोई रूप नहीं होते, आयतन एक होता है, आयतन एक होता है। आपको याद करिए, घनाभ को याद करिए, घनाभ का आयतन का सूत्र मैं अगर पूछूं तो कि घनाभ का आयतन कितना होता है, तो आप झटके से कह दोगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कोई झंझट नहीं। लेकिन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के तो 6 टुकड़े होते हैं, इस दीवार का क्षेत्रफल, उस दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल, इस फर्श का क्षेत्रफल, इस छत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत भागों में बटा हुआ होता है, क्षेत्रफल कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्षेत्रफल कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्षेत्रफल निकालना मुश्किल का काम है बजाय आयतन निकालने के। आयतन आसान है, आयतन का फॉर्मूला किसी में भी जाके देखिए, कुछ भी, चलो शंकु बेलन गोला किसी में भी आप जाके देखिए, कंपेयर टू करिए, आपको आयतन का फॉर्मूला सिंपल नजर आएगा बजाय क्षेत्रफल के। क्योंकि क्षेत्रफल के कई भाग होते हैं, ढक्कन का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, पेंदे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कई चीजों से बना हुआ होता है, तो क्षेत्रफल समाकलन जो है वो हमेशा मुश्किल माना जाता है कंपेयर टू आयतन समाकलन। तो पृष्ठीय समाकलन निकालने के बजाय गॉस परमे की सहायता से आप आयतनीय समाकलन भी निकाल सकते हैं, ये निकालने के बजाय आप ये निकाल सकते हैं, है ना। आज मैं डीएस के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं आपको। देखो एक घनाभ को ही ले लो, ये घनाभ है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इसमें टोटल 6 फलक है, इसमें टोटल 6 फलक है, आमने सामने की 2 दीवारें, एक ये दीवारें, 2 छत और फर्श, टोटल 6 हो गए। वैसे तो 3 ही बोल सकते हो आप, क्योंकि ये दीवार और ये दीवार एक ही होती है, ये दीवार एक होती है, ये 2 एक, ठीक है। तो 6 जो फर्स्ट है उनके बारे में एक एक करके देखो। पहले नीचे वाले को देखो, ये है आपका फर्श, फर्श, फर्श किससे बना हुआ है, एक्स एक्स और वाई एक्स से। तो फर्श होता है आपका डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, जो फर्श है आपका पेंदा जो है वो देखो एक्स एक्स से और वाई एक्स से बना हुआ है, डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये रहा,
और इसका अभिलंब कौन है? इसका अभिलंब कौन है? बोला जेड एक्स। इसका अभिलंब, इसकी दिशा किधर है? इसकी दिशा है जेड एक्स। जेड एक्स का मतलब के कैप, तो इसकी डायरेक्शन हुई के कैप, डी एक्स डी वाई के कैप। नीचे वाला फर्श, नीचे वाला फर्श, ये तो फर्श हुआ और फर्श की दिशा ये हुई, ठीक है। डी एक्स डी वाई अभिलंब के कैप। अब दूसरे पे आ जाओ, अगले वाले फर्श को, अगले वाले क्षेत्रफल को दिखाता हूं। ये रहा आपका, ये बना हुआ है वाई और जेड से, देखो वाई और जेड से बना हुआ है, डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड। ये रहा, जाएगा किधर? दिशा किधर होगी? एक्स की ओर। ये देखो, ये दीवार है, ये दीवार है, तो दिशा किधर हुई? एक्स की ओर, तो डी वाई डी जेड आई कैप। ये दूसरा हो गया। तीसरा, थर्ड वन, तीसरा आपका ये रहा, ये रहा, एक्स और वाई से बना हुआ, डी एक्स डी वाई, डी एक्स और डी जेड से, डी एक्स डी जेड, डी एक्स डी जेड। अभिलंब जाएगा इधर, इधर मतलब वाई, ये जाएगा। तो ये दिक्कत होती है, क्षेत्रफल के कई टुकड़े होते हैं, क्षेत्रफल के कई हिस्से होते हैं। फर्श का अलग तरीके से निकलता है, फर्श का लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है, फर्श का लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है, एक दीवार का चौड़ाई इंटू ऊंचाई से निकलता है, एक का लंबाई इंटू ऊंचाई से निकलता है। तो क्षेत्रफल के कई घटक होते हैं और आपको उस तरीके से निकालना होता है। आप फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई करके नहीं निकाल सकते, फर्श का लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलेगा, इस दीवार का लंबाई गुणा ऊंचाई से निकलेगा, इसका ऊंचाई गुणा लंबाई से निकलेगा। तो हर दीवार का क्षेत्रफल अलग तरीके से निकलता है, तो इसलिए आपको हर टुकड़ों में क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, जो कि मुश्किल होता है। इसीलिए आपका डीएस जो होता है क्षेत्रफल, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। देखो दिख रहा है यहाँ पे, dx, पहले यहां से शुरू करो आई कैप से, dy dz आई कैप प्लस j वाला dx dz j कैप प्लस dx dy k कैप। ये देखो आपका क्षेत्रफल जो है तीन टुकड़ों में बना हुआ होता है, जबकि आयतन में कोई झंझट नहीं है। आयतन सिर्फ एक ही चीज से बनता है, dv बराबर आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, dy गुणा dx गुणा dz। तो आयतन हमारे लिए सबसे आसान पार्ट होता है कंपेयर टू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के टुकड़े निकालने पड़ते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो इसलिए हम पृष्ठीय समाकलन के ऊपर आयतनीय समाकलन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। आ जाओ अब एक सवाल करते हैं इसी के ऊपर, ताकि ये रूल हमें समझ में आ जाए। ये लो, ये हमें कह रहा है इसका मान निकालिए। यहाँ पे कोई परमे वर्मे का जिक्र नहीं है, कोई भी परमे वर्मे का जिक्र इसमें नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी परमे का जिक्र इसमें नहीं है, तो आ जाओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं याद। इसे जो है, इसे मैं तोड़ के लिख रहा हूं, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस, देखना भी, वाई जे कैप प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट डी वाई डी जेड आई कैप प्लस डी जेड डी एक्स जे कैप प्लस डी एक्स डी वाई के कैप। मैं डॉट गुणा करूंगा वापस वही आ जाएगा, डॉट गुणा करूंगा वापस वही आ जाएगा, डॉट गुणा करते ही ये लौट कर वापस आ जाएगा। करके देख सकते हो, आई से आई करते ये पहला आ जाएगा,
आई से आई करते ही पहला आ जाएगा, जे से जे करते ही दूसरा आ जाएगा, के से के करते ही आपका तीसरा आ जाएगा। पहले से पहला, आई से आई गुणा करते ही फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, जे से जे करते ही सेकंड आ जाएगा, के से के करते ही थर्ड आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ये है कि ऐसे लिखा क्यों गया? ऐसे इसलिए लिखा गया ताकि हम इसमें से पहचान सकें कि एफ कौन है और डीएस कौन है। ये हो गया आपका एफ डॉट, ये आपका क्षेत्रफल डीएस। एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस बंद करके लिख दिया इस तरीके से। एफ पता करने के लिए, एफ कौन है, फलन कौन है, वो पता करने के लिए हमने इसको एफ डॉट डीएस हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि दो समाकलन थे, एक कैसे हो गया? दो थे, एक कैसे हो गया? दो थे बिल्कुल, डी वाई डी जेड, डी जेड डी एक्स और डी एक्स डी वाई, दो थे ना, तो डीएस लिख दिया, डीएस में दोनों आ गए। जैसे जब आप आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं तो आप लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर खाली क्षेत्रफल लिखें तो केवल ए लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे तो खाली ए लिखेंगे। जब आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो खाली ए लिखेंगे, और सूत्र लिखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे। तो बस मैंने डीएस लिख दिया, तो डीएस का मतलब ही दो होते हैं। तो जब आप डीएस को खोलेंगे, जब डीएस की जगह वापस ए लिखेंगे तो दो समाकलन लगा देंगे। जब तक डीएस लिखा हुआ है तो एक समाकलन ही आ जाएगा। जब डीएस को आप डीएक्स डीवाई या डीवाई डीजेड या जीजेड दो लिखते हो तो फिर दो समाकलन के चिन्ह लगा देंगे। इसने दो क्यों लगा रखे थे? क्योंकि इनके खोल खोल के लिखा हुआ था, खोल खोल के लिखा हुआ तो दो समाकलन लगाए। हम खोल के नहीं लिख रहे, बंद करके लिख रहे हैं, तो फिर एक समाकलन लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप बस एफ पता कर लो। ये मान पूछा है, ये मान पूछा है, ये तो पृष्ठीय समाकलन है, ये तो पृष्ठीय समाकलन है, ये पृष्ठीय समाकलन है। और पृष्ठीय समाकलन को आयतनीय समाकलन से निकाला जा सकता है गॉस प्रमेय की सहायता से। तो आ जाओ, डेल डॉट एफ, पहले डाइवर्जेंस निकाल लो, डेल डॉट एफ, है ना। अब हमारी प्रमेय क्या कहती है, पहले प्रमेय देख लो। हमारी प्रमेय कहती है एफ डॉट डीएस बराबर डेल डॉट एफ डीवी। अच्छा, एन कैप क्या? एन कैप इसी के अंदर आ जाता है। अगर आप डीएस को, डीएस की दिशा को अलग से लिखो, जो आपका क्षेत्रफल है उसकी दिशा को अलग लिखो, तो ये एन कैप लगा दो, फिर डीएस पे दिशा मत लगाओ, खाली डीएस लिख दो। ये वही बात है। अगर आप दिशा को अलग से लिखना चाहते हैं तो दिशा को अलग से लिखो, और नहीं लिखना चाहते हो, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने तीर का निशान लगा रखा था, फिर तीर का निशान हटा के उसकी जगह एन कैप लग दिया, डीएस की जो दिशा है वो लिख दी। डीएस सदिश जो होता है ना, हर सदिश क्या होता है, अपनी दिशा और अपने परिमाण से बना हुआ होता है। तो डीएस एक सदिश है तो इसका परिमाण होगा, मान लेते हैं इसका परिमाण डीएस है, इसकी एक दिशा होगी, दिशा एन कैप है, तो डीएस सदिश बराबर हो गया, कोई भी सदिश बराबर होता है उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना होगा? हमें डेल डॉट एफ निकालना होगा। तो हम डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस निकलेगा, जो आपका फलन है, फलन कौन सा है? ये रहा, इस फलन का डाइवर्जेंस निकलेगा। तो इसका अवकलन करोगे, पहले एक्स के साथ करोगे, आई का एक्स के साथ, जे का वाई के साथ, और के का जेड के साथ। एक्स के साथ करेंगे एक, वाई के साथ करेंगे एक, जेड के साथ करेंगे एक। एक प्लस एक प्लस एक कितना आ गया? 3। डेल डॉट एफ कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ठीक है, अब मान रख दो इसमें, डेल डॉट एफ और डीवी, ये 3 है, ये 3 डीवी, 3 बाहर आ गया क्योंकि नियतांक है, अंदर रह गया डीवी। डीवी का समाकलन
v, जैसे dx का x होता है, जैसे dx का x होता है वैसे dv का v हो गया, ये v आ गया। अब v कौन है? बोला आयतन है, किसका? गोले का, क्योंकि गोला दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है तो ये गोले का आयतन हुआ, ये गोले का समीकरण है। अब गोले का समीकरण है तो हमें गोले की त्रिज्या चाहिए, गोले की त्रिज्या यहां से मिल जाएगी, ये रही, ये गोले की त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर a, गोले की त्रिज्या बराबर a। गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई त्रिज्या की क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई और a क्यूब। v का मान रख दो, ये मान यहां रख दो, 4/3 पाई a क्यूब, 3 से 3 काट दो, 4 पाई a क्यूब, तो ये आपका आंसर आ गया सी। चार पाई a क्यूब। ठीक है, ये हमारी गॉस परमे का क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट होता है, कैसे सॉल्व होता है, ये उसके बारे में कैसे सॉल्व होता है। ये तीसरे टाइप का सवाल है जब हमसे आंसर सॉल्व करवाएगा, मतलब फॉर्मूले को यूज करवाएगा। पहले दो क्वेश्चन तो वो हो गए कि एक थ्योरी बना सकता है, एक सूत्र पूछ सकता है, या फिर एक सवाल पूछ सकता है। तो सवाल पूछेगा तो इस टाइप से वो हमें क्वेश्चन को रैप करके चेंज करके हमें देगा और फिर पूछेगा बताओ क्या है। ठीक है, क्लियर है ये बात? दोबारा देख लो। सबसे पहले देखो, पहली बार पढ़ रहे हो तो परेशानी हो रही है ना, पहली बार पढ़ रहे हो ना तो परेशानी हो रही है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा कि भाई यहाँ तक टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं होती। एक बार आप सवाल निकालते हैं तो पहली बार तो सारी खाना पूर्ति करनी होती है, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर कोई खाना पूर्ति की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये हो गया आपका आपका जो फलन है उसका हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये आपका फलन हो गया। और dx dy dz dz dx से आ रहे हैं, इसका मतलब ये पृष्ठीय समाकलन किया जा रहा है, इस फलन का पृष्ठीय समाकलन किया जा रहा है। और पृष्ठीय समाकलन को चेंज करना पड़ेगा आयतनीय समाकलन में, या तो पृष्ठीय निकालो या फिर आयतनीय निकालो। तो आयतनीय निकालना आसान है, तो चलो आयतनीय निकालते हैं। तो ये फलन निकाला, फलन का डाइवर्जेंस निकाला, डाइवर्जेंस निकाल के आंसर आया और फिर समाकलन कर दिया, बस काम खत्म। ये फॉर्मेलिटी पहली बार करना होता है क्योंकि पहली बार आप सवाल समझ रहे हैं, तो पहली बार तो सारी फॉर्मेलिटी करनी होती है। उसके बाद अगली बार आपको पता है कि ये फलन बनाएगा, ये पृष्ठीय समाकलन है तो हमें आयतनीय समाकलन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डाइवर्जेंस चाहिए होगा, वो निकाल लो और समाकलन पूरा कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगली परमे की तरफ जिसका नाम है स्ट्रोक परमे। स्ट्रोक परमे क्या कहते हैं? अब इसे भी देखना, पहले किस समाकलन को कौन से समाकलन में चेंज कर रही है। ठीक है, कौन से समाकलन को कौन से समाकलन में कन्वर्ट कर रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्टॉक पर में, स्टॉक पर में चेंज कर रही है, स्टॉक पर में किसी बंद पृष्ठ के चारों तरफ लिया गया रेखा समाकलन, यानी ये रेखा समाकलन को, ये रेखा समाकलन को आगे समाकलन के बराबर पृष्ठ समाकलन, ये रहा पहला थ्योरेटिकल सवाल कि स्टॉक पर में क्या करती है, रेखा समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट करती है, रेखा को पृष्ठीय में चेंज करती है। रेखा समाकलन पृष्ठ समाकलन, रेखा समाकलन पृष्ठ समाकलन, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो अब एक तरफ आपको रेखा समाकलन मिलेगा, एक तरफ आपको पृष्ठीय समाकलन मिलेगा। फॉर्मूले में आ जाओ तो देखो एफ डॉट डी आर, यहाँ डी आर आ रहा है, इसका मतलब ये रेखा समाकलन है। इधर आपको डीएस मिल रहा है, मतलब पृष्ठीय समाकलन है।
रेखा समाकलन, पृष्ठीय समाकलन। रेखा समाकलन को ये पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट कर रही है। रेखा समाकलन किसी परिसीमा पे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे आपको सी दिया गया है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई परिसीमा दी जाएगी, कोई बाउंड्री दी जाएगी जिसके ऊपर आपको रेखा समाकलन निकालना होगा। पृष्ठीय समाकलन के लिए जरूर कोई ना कोई पृष्ठ दिया गया होगा, कोई ना कोई जगह बताई गई होगी, उस जगह के ऊपर आपको समाकलन करना होगा। अब ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो देखो, ये कह रहा है कि एफ का पृष्ठीय, एफ का रेखा समाकलन, उसके कर्ल का, उसका कर्ल निकाल लो, और उसके कर्ल का, वो डाइवर्जेंस था, ये कर्ल है, उसके कर्ल का पृष्ठीय समाकलन निकाल लो, कर्ल का पृष्ठीय समाकलन निकाल लो, कर्ल निकाल लो, फिर उसका पृष्ठीय समाकलन निकाल लो, ये दोनों बराबर हो गए। अब इस केस में दोनों ही मुश्किल है, इस केस में दोनों ही मुश्किल है। रेखा समाकलन भी मुश्किल होता है क्योंकि पूरे रेखा के ऊपर चलना पड़ता है, ये पृष्ठीय समाकलन ये भी मुश्किल होता है। लेकिन कई बार, कई मौकों में क्या होगा कि रेखा से पृष्ठीय समाकलन थोड़ा आसान पड़ेगा, तो उस केस में हम पृष्ठीय समाकलन निकाल लेंगे, अगर आसान हुआ तो। अभी सवाल दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा बात। तो रेखा समाकलन मुश्किल होगा तो हम पृष्ठीय समाकलन के साथ चले जाएंगे, और पृष्ठीय समाकलन आसान होगा तो पृष्ठीय ही करेंगे, क्यों रेखा पे जाएंगे, या रेखा के साथ है तो रेखा ही कर लेंगे, पृष्ठीय क्यों करेंगे। तो जहां भी जो आसान लगेगा दोनों में से वो हम निकाल लेंगे। ये आसान लगा ये निकाल लेंगे, इसके मुकाबले ये आसान लगा तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो दो बातें कि ये रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में चेंज करता है, नंबर एक, और कैसे चेंज करता है, इस तरीके से कि रेखा समाकलन, एफ का रेखा समाकलन बराबर होता है उसका कर्ल ले लो, उसका कर्ल ले लो, और कर्ल का पृष्ठीय समाकलन निकालो, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया कि डीएस जो है, डीएस को दो तरीके से किताबें लिखती है। एक तो डीएस को सदिश रूप में लिखेगी तो खाली डीएस सदिश लिख देगी, और अदिश रूप में लिखेगी तो ऐसे लिखेगी एन कैप डीएस। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, डीएस बराबर एन कैप डीएस, या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो। यानी ये जो आपकी परमे है, इसी परमे को अगर मैं ले लूं तो इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, उसी के आरएचएस पार्ट को, आरएचएस पार्ट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक है एस डेल क्रॉस एफ, ये हो गया आपका कर्ल, डॉट डीएस, अगर आप वेक्टर में लिखते हैं तो डॉट डीएस, ऐसे लिख लो। या फिर आप डीएस को एन कैप से लिखना चाहते हैं तो फिर डीएस पे वेक्टर मत लगाइए, उसकी जगह उसका सदिश यूज करिए एन कैप, और डीएस को सीधा रहने दीजिए डीएस, डीएस को सीधा रहने दीजिए डीएस। दोनों में से कोई एक यूज कर लो, चाहे तो ये वाला यूज कर लो, मतलब बात एक ही होती है। हर सदिश क्या होता है, परिमाण गुणा दिशा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। एकांक सदिश में क्या होता है, एकांक सदिश में हम क्या पढ़ते हैं, किसी का एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। यानी कोई भी सदिश वज्र गुणा करूं तो कोई भी सदिश बराबर होता है उसका परिमाण और उसका एकांक सदिश। हर सदिश अपना परिमाण गुणा एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है, हर सदिश अपने परिमाण और अपने एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। ये लाइन यही कह रही है, हर सदिश उसके परिमाण और उसके एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। तो या तो आप डीएस सदिश लिखना चाहें, डीएस को एज ए सदिश लिखना चाहें तो डीएस सदिश लिखिए, नहीं तो उसका परिमाण और दिशा लिख दीजिए। परिमाण डीएस हो गया, दिशा एन कैप हो गई, तो एन कैप डीएस लिख दीजिए। तो ये दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है, दोनों में से जो ठीक लगे, जो पसंद लगे, कोई ऐसे लिखेगा कोई ऐसे लिखेगा, जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले तो उस पर एक थ्योरी का सवाल कर लेते हैं। स्टोक प्रमेय से रेखा समाकलन में सम्मानित करती है, स्टोक प्रमेय रेखा समाकलन को किस समाकलन में सम्मानित करती है।
स्टॉक पर में रेखा समाकलन को सम्मानित करती है। कौन सा पीछे वाले में क्या? हाँ तो गलत लिखा हुआ है, एक हटा दो, 2 लिखा हुआ है तो एक हटा दो। हाँ अगर डीएस को खोल के लिखो तो फिर 2 लिख दो। ये लो, ठीक है। अब अगला सवाल, स्टॉक पर में रेखा समाकलन को सम्मानित करती है। स्टॉक पर में रेखा समाकलन को सम्मानित करती है पृष्ठीय समाकलन में, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा, स्टॉक पर में क्या करती है? रेखा समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में सम्मानित करती है, या पृष्ठीय समाकलन को रेखा समाकलन में सम्मानित करती है। ठीक है ना, एक ये हो गया। एक फॉर्मूला बेस्ड बन सकता है, फॉर्मूला ही पूछ ले, और एक सवाल पे आ जाओ। ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, एक आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। एफ डॉट डी आर बराबर होता है डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस ओवर द सरफेस एस, ना कि वी पर। तो ये गलत हो गया, फॉर्मूला सही था लेकिन वी पे दिया हुआ था इसलिए गलत हो गया। ये डीएस एस पे दिया गया, ये सही हो गया, है ना। सेम ये गलत दिया हुआ है, ये कह रहा है आयतनीय समाकलन, आयतनीय समाकलन तो नहीं होता। रेखा समाकलन पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट होता है, रेखा समाकलन पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया। तो पहला क्यों गलत है? क्योंकि पृष्ठीय समाकलन आयतन पे निकाला गया, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहना मुश्किल है कि सीधा आएगा घुमा के आएगा, वो तो पेपर बनाने वाला जाने। हम तो पॉसिबिलिटीज पे बात कर सकते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब आएगा ये बात तो नहीं है, ये चीज कैसे बताई जा सकती है? ये चीज के बारे में कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि पेपर में क्या आएगा? पेपर में क्या आएगा ये तो सिर्फ वही बता सकता है जो पेपर बना रहा है। उसके अलावा इस धरती पे कोई दूसरा आदमी जानता तक भी नहीं है कि पेपर में क्या आएगा। अब वो क्या डालेगा वो उसके विवेक पे डिपेंड करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या फेवरेट है। तो हम तो सिर्फ संभावनाओं की बात कर सकते हैं, कोई संभावना हमसे ना छूटे, बस हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी संभावना हमसे बच नहीं जाए। समझ रहे हो, कोई संभावना हमसे बच नहीं जाए, बस हम उस पर बात कर सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ संभावनाओं पर बात कर सकते हैं। संभावना ही नहीं पूछ रहे आप गारंटी ले रहे हैं। बोले सर थ्योरी पूछेगा ना, इसका मतलब मैं हाँ भर दूर, आप थ्योरी पढ़ के बैठ जाएं, फिर पेपर में सवाल आ जाए, आप कहे सर आपने कहा था ना थ्योरी आई, ये तो सवाल आ गया। तो इसलिए ऐसी भविष्यवाणियों से मैं बचता हूँ। ऐसी भविष्यवाणियां करने मतलब ये अपने मुंह की खानी है बाद में, ऑब्वियसली बात है। आप कुछ भी भविष्यवाणी करिए, फ्यूचर किसी के हाथ में, अगला 2 दिन हाथ में नहीं है, या 2-2 महीने कौन कंट्रोल कर सकता है? और दूसरे आदमी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जो पेपर बना रहा है? तो बेहतर है कि ऐसी भविष्यवाणी से दूर रहे। मैं वैरायटी आपको बता देता हूँ, फिर आप अपने विवेक पर खुद जो पढ़ना चाहें वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको थ्योरी ठीक लगेगी, क्योंकि थ्योरी का सवाल आसान है। तो आप ये चाहते हैं कि मैं हाँ भर दूं और आप थ्योरी पढ़ के वहीं बंद कर दें। सर ने कह दिया कि बस ये थ्योरी का सवाल ही आएगा, सवाल निकालने की जरूरत नहीं है। और फिर लास्ट में अगर पेपर में वो नहीं आया तो सर तो तैयार है ही, सर ने हाँ भरी थी तभी मैंने छोड़ा, वरना मैं तो पढ़ने को तैयार था।
मैं तो सब कुछ पढ़ने को तैयार था, वो तो सर ने मना कर दिया। मैंने सर से पूछा था कि सर थ्योरी का पढ़ लूं, सर ने कहा हाँ थ्योरी का ही आएगा, तो मैंने उतना ही पढ़ा। अब पेपर में गलत आ गया, सर ने मुझे मिसगाइड किया। तो भाई मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूँ सब पढ़ना पड़ेगा। पेपर बनाने वाला ना तो आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है, वो कुछ भी डाल सकता है। और मैं वो घड़ा अपने सर पे नहीं फुटवाना चाहता कि पेपर के बाद में आप घड़ा लेके मेरे सर पे फोड़ोगे, बोलो सर ये देखो आपने ये बता दिया, ये नहीं आया था, वो देखो वो आ गया, ये वो मैं सारे बता देता हूँ, फिर आप अपनी मर्जी से जितना कम चाहो छांट सकते हो। ठीक है, तो e की पावर x dx 2y dy माइनस dz। अच्छा, इसको हम अलग अलग भागों में पहले तोड़ लेते हैं, f डॉट डी आर बना लेते हैं। इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, e की पावर x आई कैप 2y जे कैप माइनस 1 के कैप। e की पावर x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप डॉट dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। अलग अलग कर दिए, क्यों अलग अलग किया? ताकि फलन अलग बन जाए, dr अलग बन जाए। ये देखो, ये हो गया आपका फलन f, ये रहा डॉट, और ये रहा आपका dr, बन गया f डॉट dr। सवाल चेंज होके बन गया f डॉट dr, और स्टोक प्रमेय के अनुसार f डॉट dr को आप पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। बिल्कुल वही करेंगे। पृष्ठीय समाकलन बनाने के लिए डेल क्रॉस एफ है ना, स्ट्रोक प्रमेय से। तो पहले डेल क्रॉस एफ निकालें, मतलब कर्ल निकाल लें। तो कर्ल की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेल क्रॉस एफ, कर्ल कैसे निकलता है? आई जे के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। ई की पावर एक्स 2y माइनस 1, ई की पावर एक्स 2y माइनस 1, आई कैप, ये वाला अवकलन होगा 0, z के साथ होगा 0 माइनस जे 0 का 0 प्लस ये वाला, ये 0, ये 0, ये तो सारा कर्ल जो है वो 0 आ गया, तो 0 वेक्टर आ गया। बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम। और क्या चाहिए? डेल क्रॉस एफ निकाला, वो 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया, ये वहां ले जाके रख दो इस मान के अंदर। एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ और डीवी। डेल क्रॉस एफ का मान रख दो, डेल क्रॉस एफ का मान 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर रखते ही सारा 0 हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा समाकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 के साथ डॉट गुणा करने पर 0 ही आएगा, और समाकलन से भी 0 ही आएगा। तो अंततः आपका आंसर 0 आ गया। तो ये लो, ये बढ़िया काम हो गया, बहुत ही शानदार काम हो गया। अच्छा, ये डीएस था, सॉरी।
मैंने डीवी लिख दिया, ये डीएस है। तो ये आपका हो गया स्ट्रोक। ये इसमें 3 टाइप के सवाल, हाँ ये 3 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, ठीक है। आ जाओ अब एक और चलते हैं जिसका नाम है ग्रीन परमे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पहले तो उसके 2 फॉर्मूले हैं, वो याद कर लो। 2 फॉर्मूले, एक तो ये है, ये परमे है, काम कभी नहीं आती, इसका बस याद कर लेना। फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप यहां देखें तो एक तरफ आपका आयतनीय समाकलन है, एक तरफ आपका पृष्ठीय समाकलन है। देखो एक तरफ आपका डीवी है, एक तरफ आपका डीएस है, ठीक है। इसे सिर्फ याद रखना क्योंकि इसका दूसरा रूप है, यही सवाल आते हैं, यही हमारे काम आता है। ये जो कार्तीय रूप कहते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, यही हमारे यूजफुल है और इसी पे हमारे सवाल होते हैं। लेकिन एज ए फॉर्मूला कभी पूछ ले बाय चांस, तो उसके लिए याद रख लो कि 2 फलन, एक फाई और एक साई, एक फलन फाई है और एक फलन साई है, तो उनका इस तरीके से किया गया आयतनीय समाकलन इस तरीके से किए गए पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो इसको एज ए फॉर्मूला बस याद रख लो। अगर फॉर्मूला पूछे तो आपका काम बन जाए, अगर फॉर्मूला पूछे तो आपका काम बन जाए। तो ये खाली फॉर्मूला वाइज याद रखना है आपको। मेन तो हमारा काम जो करेगा, जिस पे हमारे सवाल आएंगे, वो ये है कार्तीय रूप, ग्रीन परमे का कार्तीय रूप, ठीक है। अब इसे देखो, यही हमारे सबसे उपयुक्त है, सबसे जरूरी है। यहां पे आप देखेंगे dx dy है, मतलब क्षेत्रफल हो गया। इस परमे का सबसे खास फॉर्म, अभी ध्यान देना, ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये रेखा समाकलन है, ये रेखा समाकलन है। बोले क्षेत्रफल और रेखा समाकलन, ये तो स्ट्रोक भी करता था, स्ट्रोक भी करता था। तो ये ग्रीन में स्ट्रोक में फिर क्या अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। स्ट्रोक जो है वो ग्रीन से बड़ी थ्योरम है। सबसे पहले ग्रीन आई थी और ग्रीन की परमे को आगे बढ़ा करके स्ट्रोक ने उसे त्रिविमीय बना दिया, स्ट्रोक ने उसे त्रिविमीय बना दिया। बस स्ट्रोक ने ये किया कि ग्रीन परमे को त्रिविमीय बना दिया, ग्रीन परमे को त्रिविमीय बना दिया। इसी चीज को मैं आपको लिख के दिखाता हूं जिससे समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज लिखी हुई है, ये अगर मैं एक एफ बोलूं, एफ बराबर पी आई प्लस क्यू जे प्लस 0 के, एक फलन एफ ले लूं, एक फलन में आपको एफ ले लूं, एफ बराबर पी आई प्लस क्यू जे प्लस 0 के लूं, तो ये कर्ल है, ये आपका कर्ल है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे स्ट्रोक पर में क्या है, स्ट्रोक्स पर में, स्ट्रोक्स पर में कहती है कि परिसीमा पे किया गया एफ डॉट डी आर, परिसीमा पे किया गया एन कैप या डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। डीएस, ठीक है। इसको मैं दोनों साइड से मान निकालता हूं और फिर दिखाता हूं कि ये पर में बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो एफ डॉट डी आर पे आ जाओ, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर निकालोगे तो एफ तो ये रहा, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस 0 के कैप डॉट डी आर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो ये हो जाएगा पी डी एक्स, आई से आई गुणा करोगे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई
और 0 dz, वो खत्म हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया, p dx प्लस q dy। अब राइट साइड बनाता हूं, डेल क्रॉस f निकालता हूं। डेल क्रॉस f i j k, डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z, और ये हो गया आपका PQ0 बराबर I0, जेड वाला घटक ले ही नहीं रहे हम, है ना, जेड वाले को 0 कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ कार्तीय ले रहे हैं। कार्तीय ले रहे हैं मतलब एक्स वाई तल पे ले रहे हैं, एक्स वाई तल पे ले रहे हैं, तो जो dz वाला पार्ट है उसको हटा देंगे, है ना, जो z वाला पार्ट है उसको हटा ही देंगे, और कोई दिशा में नहीं लेंगे। तो आई कैप ये हो गया 0 माइनस क्यू का z के साथ, एक बार बना लो फिर हटा देंगे, तो ये हो गया 0, ये हो गया क्यू z आई कैप। फिर j वाले को ले लो, ये 0 0 माइनस p डेल z ओवर डेल x प्लस, फिर k वाले को ले लो, q का x के साथ माइनस p का y के साथ और k कैप। ये हमने कर्ल निकाल लिया, और हम इसे सिर्फ द्विवी में रख रहे हैं, तो द्विवी में रख रहे हैं तो z वाले पद को हटा दो, तो z वाला पद ये रहा, z के साथ ना तो यूज करेंगे ना अवकलन करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 0i 0j, तो ये हो गया 0i प्लस 0j प्लस डेल q ओवर डेल x माइनस डेल p ओवर डेल y और k कैप। ये हो गया, ds होता है हमारा, ds बराबर होता है dy dz आई कैप प्लस dx dz j कैप प्लस dx dy k कैप, ये ds होता है। तो जब डॉट गुणा करोगे इसके साथ, डेल डॉट f के साथ डॉट गुणा करोगे, तो हमारा पार्ट आ जाएगा ये वाला हिस्सा, समाकलन पृष्ठ s डेल क्रॉस f वो निकाला हुआ, ds ये रहा, दोनों की डॉट गुणा करने पर ये हो गया डेल q ओवर डेल x माइनस डेल p ओवर डेल y dx dy। तो कुल मिला के ये जो है ये ग्रीन परमे नहीं है बल्कि स्ट्रोक परमे है, स्ट्रोक परमे का ही स्पेशल फॉर्म है। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि ग्रीन परमे एक विशेष स्थिति है किसकी, स्ट्रोक परमे की, स्ट्रोक परमे की। अब आप बोलोगे जब स्ट्रोक परमे से ग्रीन परमे कवर हो रही है तो फिर ग्रीन परमे को क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रीन परमे छोटी है, ये परमे छोटी है, द्विविमी के लिए। कई बार है ना, जैसे हम गुणनखंड करने के लिए श्रीधराचार्य विधि तो हमारे पास है, श्रीधराचार्य विधि हमारे पास है, और श्रीधराचार्य विधि होने के बावजूद भी हम गुणनखंड क्यों करते हैं, गुणनखंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो आसान है। गुणनखंड करके किसी द्विघात समीकरण को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है बजाय श्रीधराचार्य से। जिस समय हमारे गुणनखंड ना होंगे तब हम श्रीधराचार्य लगा लेंगे, जब तक हो रहे हैं तो गुणनखंड ही करेंगे क्योंकि गुणनखंड आसान है। तो वैसे ही ग्रीन परमे जो है वो आसान है। अगर कोई द्विविमीय का सवाल है, कोई द्विविमीय सवाल है, एक्स वाई तल का सवाल है, तो हम क्यों स्ट्रोक लगाएं, क्यों बड़े वाले तरीके से काम करें, छोटे वाले तरीके से हो सकता है ना। तो इसलिए ग्रीन परमे, तो ग्रीन परमे पहले आई थी, स्ट्रोक परमे बाद में आई है। स्ट्रोक ने क्या किया, ग्रीन परमे को जनरलाइज कर दिया, व्यापक बना दिया। व्यापक बनाने का मतलब जो सिर्फ एक्स वाई तल के लिए सच थी उसको त्रिविमीय तल के लिए सच साबित कर दिया, और वो स्ट्रोक परमे बन गई। तो ग्रीन परमे का अपना महत्व है क्योंकि ये छोटी परमे है। कई बार छोटी चीज, छोटे सवालों पे छोटी चीज अच्छे काम करती है, और बड़े सवाल जब त्रिविमीय सवाल होंगे तो आप स्ट्रोक लगाइए। तो एक बात जो हमने सीखी वो है कि ग्रीन परमे स्ट्रोक परमे का एक विशेष स्थिति है। ग्रीन परमे स्ट्रोक परमे का ही रूप है। ग्रीन परमे स्टोक्स थ्योरम का,
विशेष रूप है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि स्ट्रोक पर में त्रिविमी है। ये तीनों विमाओं में काम करती है और हमारी ग्रीन पर में द्विविमी है, 2D है। ये सिर्फ दो ही विमा में यानी XY तल पे काम करते हैं। ये 2 डायमेंशनल है और वो 3 डायमेंशनल है। एक बात। नंबर 2, दूसरी बात कि ये परमें रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में सम्मानित करती है। एक तरफ रेखा समाकलन है, एक तरफ पृष्ठ समाकलन है। रेखा को पृष्ठ समाकलन में सम्मानित करती है। रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में सम्मानित करती है। ठीक है, ये दो बातें हमें यहां से पता चली है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला, तीसरी बात जो नॉर्मली फॉर्मूला पूछा जाता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई और डी एक्स डी वाई। एक तरफ आपका रेखा समाकलन है, एक तरफ आपका पृष्ठीय समाकलन है। तो ये से काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा Q और P को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि Q किसके साथ आएगा, P किसके साथ आएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई पी क्यू। ऐसे सारणी के तौर पे याद करोगे तो याद भी रह जाएगा और ये झंझट भी नहीं होगा कि Q पहले आएगा कि P बाद में आएगा। इससे आसान रहेगा ये। तो इसके साथ चले जाना, मतलब इस फॉर्मूले को यूं याद रख लेना, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई पी को वाई। जैसे सारणिक में मान निकालते हैं, सारणिक में क्या करते हैं, पहले ये वाली गुणा करते हैं, फिर वो दूसरे वाली गुणा करते हैं। बस पहले ये करिएगा, फिर ये करिएगा और बीच में माइनस का चिन्ह। तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई। ठीक है। हाँ, समाकलन 2 बार होगा। समाकलन 2 बार होगा। जब आप 2 बार करेंगे तो 2 बार लिमिट में आपका समाकलन आ जाएगा। हाँ, समाकलन 2 बार होगा। तो एक सवाल तो जो मैंने बताया कि आपसे सीधा फॉर्मूला पूछेगा, तो एक तो आ गया ये सीधा कि भैया इसका फॉर्मूला कौन सा है, इसका फॉर्मूला कौन सा है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा एक सवाल। हाँ, ग्रीन के 2 फॉर्मूले हैं तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ग्रीन के दोनों फॉर्मूले हैं तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है। एक तो ये पहले वाला हो गया, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई किसके बराबर है? तो ये हमारा था तो इसे याद रखें तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा कि ये फाई साई है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फाई साई है। बस आपका डेल जो है वो कम हो गया, वो डेल स्क्वायर था अब डेल हो गया। यहाँ पे भी देखो फाई साई है तो यहाँ पे भी फाई साई है, तो यहाँ पे भी फाई साई है। बस डेल की पावर को 1 गिरा देना है आपको, डेल की पावर को 1 डाउन कर देना है। मतलब 2 पावर हुआ करती थी डेल पे और यहाँ पे डेल पे 1 पावर आ जाएगी। जब आप डीवी से डीएस जाएंगे तो डीवी से डीएस जाएंगे तो 1 पावर आपके डाउन आ जाएगी। हाँ, तो डेल की 1 पावर आपके डाउन आ जाएगी, बस ये याद रख लो। बाकी ऑर्डर वही रहेगा, क्रम वही रहेगा,
बस खाली पावर को डाउन करना है। तो ये रहा फाई साई, तो फाई साई तो फाई साई रहेगा, है ना, फाई साई तो फाई साई तो फाई साई रहेगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, डी एस, एस पे बनेगा, फाई साई रहेगा, फाई साई रहेगा। बस एक डाउन हो जाएगा आपका, ये एक डाउन हो गया, 2 था, एक हो गया, माइनस, फिर साई फाई, साई फाई एक डाउन कर दो, हो गया, डॉट एन कैप और डी एस। ये आपका अब मिला लो क्रम से एकदम, चलिए ये हो गया, यही है फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, यही है, बी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो एक ये ले लो, ये आ गया आपका ग्रीन का सेकंड फॉर्मूला। देखिए अभी इस बात को ध्यान रखिएगा, आज तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को ये आसान लग रहे हैं, क्योंकि आप भी हाथों हाथ आपने पढ़े हैं और हाथों हाथ आप काम में ले रहे हैं। क्वेश्चन अब ये बनता है कि ये चीजें लंबे समय तक कैसे टिकेंगी, क्योंकि जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब ये टॉपिक बंद हो जाएगा, उसके बाद में भी ये चीजें अपनी जगह पे कैसे रहेंगी, ये सारी बातें कैसे याद रहेंगी कि इसका फॉर्मूला ये था, इसका ये था। तो समय समय पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, लगातार दोहराते रहेंगे तो ये चीजें टिकी रहेंगी, वरना फिर ये मिसप्लेस हो जाएगी, इधर उधर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो आप अभी पढ़े हैं, अभी सवाल आ रहे हैं सामने, तो अब आपको फटाफट आंसर भी आ रहा होगा। तो ये हो गया पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, बराबर। अब ये जो है ना, ये देखो ये वाला ये कंफ्यूज करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये कंफ्यूज करेगा कि पी एक्स के साथ आएगा कि पी वाई के साथ आएगा, ये कंफ्यूज करेगा। तो इसके लिए कहा था कि ये याद रख लेना, जैसे आप कर्ल निकालते हैं, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, ये आपकी मदद कर देगा याद रखने में कि कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके साथ आएगा, ये याद रखने में मदद कर देगा। बस इसको रिकॉल करते रहना, इसको दिमाग में बिठा लो, ये आपकी मदद कर देगा। ये आपका फर्स्ट होता है, ये वाली गुणा फर्स्ट होती है, ये वाली गुणा सेकंड होती है, फर्स्ट सेकंड बीच में माइनस का चिन्ह आता है, बस आपकी प्रॉब्लम खत्म। डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई, डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। हाँ तो 2 पर में है उसकी, अब एक सवाल देखो इस पे, ये रहा, ये एक सवाल देखिए। अब यहाँ पर हमें दिया गया पाई 0 0 0 पाई पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2, इन 4 बिंदु से जो आयत बनता है उस आयत के ऊपर हमें मान निकालना है। ये 4 शीर्ष हैं, शीर्ष नंबर 1, शीर्ष नंबर 2, पाई 0 एक शीर्ष हो गया, 0 0 दूसरा हो गया, पाई पाई बाई 2 तीसरा हो गया, 0 पाई बाई 2 चौथा हो गया। ये 4 शीर्ष है, इन चारों शीर्षों से जो आयत बनेगा, चारों शीर्षों से जो आयत बनेगा, आपको उस आयत के ऊपर मान निकालना है इसका। तो ये आपके लिए P हो जाएगा, ये हो गया P, और साथ में है dx, तो ये हो गया P dx प्लस ये आपका Q हो गया, ये Q और ये dy, P dx प्लस Q dy। अब P dx प्लस Q dy है तो हमें बताया गया है कि हम इसको उसके साथ निकाल सकते हैं,
हम दूसरे के साथ निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, q का x के साथ अवकलन करना होगा, आंशिक अवकलन, p का y के साथ करना होगा। तो q वो रहा और q का x के साथ आंशिक अवकलन कर दो, तो q है आपका e की पावर माइनस एक्स cos y। e की पावर माइनस एक्स cos y, cos y बाहर आ जाएगा क्योंकि आप x के साथ अवकलन कर रहे हैं, cos y बाहर आ गया, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस एक अवकलन कर दिया, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा माइनस e की पावर माइनस एक्स cos y। अब ये डेल क्यू ओवर डेल एक्स आ गया, दूसरा निकालना है डेल पी ओवर डेल वाई, डेल पी ओवर डेल वाई। तो p का वो रहा, p रख दो, p हमारा है e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स बाहर क्योंकि आप y के साथ कर रहे हैं, साइन y का होगा cos y, ये हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है ग्रीन वाला उसमें मान रख दो, ग्रीन वाले फॉर्मूले के अनुसार डबल समाकलन, एक x के साथ और एक y के साथ, डेल q ओवर डेल एक्स माइनस डेल p ओवर डेल y dx dy। अब हमें एक समाकलन y का है और एक समाकलन x का है, q का x के साथ ये रहा माइनस e की पावर माइनस एक्स cos y, p का y के साथ ये रहा e की पावर माइनस एक्स cos y, फिर आपका हो गया dx dy। अब जो लिमिट दी गई है वहां से x की और y की लिमिट निकाल लो, x की लिमिट देखो, x के मानों को देखिए, इनमें जो x के मान है उनको देखो, पहला निर्देशांक x का ही होता है, पहला निर्देशांक x का ही होता है, तो x पाई है, x जीरो है, x पाई है और x जीरो है। तो गौर करो क्या क्या आया, बोला पाई जीरो, यानी जीरो और पाई दो आए हैं, जीरो और पाई दो आए हैं, तो x की लिमिट होगी जीरो से लेकर पाई तक, x की लिमिट जीरो टू पाई। अब y की लिमिट देखो ऐसे ही, y का मान कहां से कहां तक जा रहा है, जैसे भी x को देखा है वैसे y को देखो, y का मान जीरो जीरो पाई बाई टू और पाई बाई टू, जीरो जीरो पाई बाई टू पाई बाई टू, जीरो जीरो पाई बाई टू पाई बाई टू, तो ये हो गया जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, ये y की लिमिट आ गई। अब ये एक और एक दो हो गए, x की लिमिट है आपके जीरो से लेकर पाई तक, माइनस के दो हो जाएंगे, माइनस के दो को बाहर निकाल दो समाकलन से बाहर, और ये हो गया आपका x का समाकलन, ये हो गया y का समाकलन, y बराबर जीरो से लेकर y बराबर पाई बाई टू तक। dx dy, पहला समाकलन y के साथ कर लो, दूसरा समाकलन x के साथ कर लो, पहला y के साथ दूसरा x के साथ, तो पहला y के साथ करेंगे, x वाले समाकलन को छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं x के समाकलन के साथ, x का समाकलन जीरो से लेकर पाई तक, x का समाकलन रेस्ट करेगा, e की पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा सिर्फ y वाले का, और यहाँ पे y वाला कौन है, यहाँ पर y वाला कौन है, जो y वाला है उसका समाकलन करो, y वाला सिर्फ cos y है, cos y का y के साथ करूंगा तो समाकलन आएगा sin y, cos y का y के साथ करूंगा तो sin y आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई बाई टू, और x का समाकलन अभी करना बाकी है।
अभी सिर्फ मैंने y को निपटाया है। अब y की लिमिट रख दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो ये आ गया 1 माइनस 0 1 हो गया। 1 को हटा दो, फिर 1 को क्या लिखें, ये 2। अब e की पावर माइनस एक्स का कर दो, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स बट्टा माइनस 1, और लिमिट x की लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर 2 आ गया ब्रैकेट। पहले अपर लिमिट ये आ गया e की पावर माइनस पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट e की पावर 0 जो कि 1 हो गया, 2 गुणा e की पावर माइनस पाई माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ग्रीन पर में ये 3 सवाल ग्रीन पर में के बनेंगे। एक बनेगा आपका थ्योरी पे, एक बनेगा आपका सूत्र पे, एक बनेगा सवाल पे। ठीक है, चलो इसी के साथ, हाँ बार बार देखना पड़ेगा। नरेंद्र मुझे नहीं पता इसके बारे में, ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन क्या आया क्या नहीं है ना, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी। तो तुम देख लेना, पढ़ लेना, जो भी बताया हुआ है वो किसी एक्सपर्ट से पूछो जो उसके बारे में जानता हो। तो इसमें आपको लिमिट जो है ना, वो लिमिट ये है कि ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इन चारों पॉइंट से ये पहले x के मान होते हैं, पहली सारी लिमिट x की होती है। तो ये जो x की लिमिट है, ये देख लो कहां से कहां तक जा रही है, x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो बोले 0 से पाई तक जा रही है। y कहां जा रहा है, 0 से पाई बाई 2 जा रहा है, तो y 0 से पाई बाई 2 आ गया, x 0 से पाई आ गया, ये लिमिट हो गई। और फिर एक एक करके समाकलन कर दिया। बिल्कुल, अच्छा, तो फिर बुरी बात ये, अगर ऐसा हुआ है तो फिर गलती है, फिर से गलती है, यूं ही चलेगा। मैं नहीं पढ़ता, देखो मुझे इतना ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट कम है, मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे शायद 12-15 साल हो गए न्यूज़पेपर पढ़े हुए। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपने अपने हिसाब से हर कोई छापता है। काम की चीज़ होगी वो आप मुझे बता दोगे, मैं आपसे सुन लूंगा, बात खत्म। और जो काम की नहीं है वो पढ़ के भी मुझे क्या फ़ायदा। मुझे गणित, मेरा सब्जेक्ट गणित है, यही मेरा पार पड़ेगी इससे, मैं इसी में ज़्यादा फोकस करता हूँ। इससे जुड़ी हुई कोई बात है तो बात करेंगे, अदरवाइज आप लोग को खुद पता है, आप समझदार हो, देख लीजिएगा। और कोई काम की चीज़ होगी तो मैं बता ही दूंगा, अखबार में आप आया होगा, आप पढ़ते होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।